आरजेडी का कोई आइडिया नहीं है जेडीयू पर अटैक करने का। हम तो सच्चाई का बात बोलते हैं। हमारे जो माननीय प्रिय मुख्यमंत्री है, इनका तो जिंदगी ही बीत गया जातिवाद पर। किसी में और किसी तरह उन लोग को बेवकूफ़ बना के वोट लेते रहे। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री मेरे चंद सवालों का जवाब दें। तो हम तो केंद्र से यही विनती करेंगे कि हमारे हिस्से में जो भी फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है वो भेज दीजिए टाइम से। बाकी हमको आपका ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि तेजस्वी जी की सरकार बनने के बाद हम ये कोसी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चाहे हम मदद लेंगे केंद्रीय सरकार का या हम डायरेक्टली बात करेंगे नेपाल सरकार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के ऊपर सबकी निगाहें हैं कि दोनों अपने अपने रास्ते पे कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हैं आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह। इनसे बिहार के ऊपर कुछ विशेष बातें करेंगे कि किस तरह से आरजेडी नीतीश सरकार के ऊपर आक्रामक होगी, कैसी इलेक्शन में उतरेगी। सबसे पहले सर, बिहार के जो आज परिदृश्य है राजनीति, उसके ऊपर क्या विचार है आपके? आरजेडी का कोई आइडिया नहीं है जेडीयू पर अटैक करने का। हम तो सच्चाई का बात बोलते हैं। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री मेरे चंद सवालों का जवाब दें। वो कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये 15 सालों में मैं पहला बात पूछूंगा कि ये बिहार सरकार में सारे लैंड रिकॉर्ड अपडेट हो गए हैं क्या? मैं कंप्यूटर पर जाके पता कर सकता हूं कि मेरी ज़मीन मेरे गांव में कहाँ कहाँ है। नंबर 2, 15 साल में मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर पंचायत में सॉइल हेल्थ कार्ड बना कि नहीं बना, और अगर सॉइल हेल्थ कार्ड बना तो कृषि पदाधिकारी ने उन किसानों को बताया कि इसमें किस न्यूट्रिएंट की कमी है, इस तरह का खाद दीजिए तो आपको फसल ज़्यादा होगा, और ये भी बताया कि इस सॉइल में इस तरह का फसल में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्या यह हुआ या वहाँ पर किसानों को क्रेडिट मुहैया कराया गया? ये तो पहला सवाल है। चूँकि ये मुख्यमंत्री खुद कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो ये सब हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? तो हुआ क्या? जबकि हमारा एक कृषि प्रबल राज्य है, हमारे पास कोई बंदरगाह नहीं है। फार्मर एजुकेशन में इन्होंने क्या किया? क्या सीड और फर्टिलाइज़र उचित दामों में मुहैया कराया जा रहा है कि नहीं? क्या इन्होंने फार्मर को एडुकेट किया कि यूरिया का प्रयोग कम करो, उससे हमारा सॉइल खराब होगा? वाटर मैनेजमेंट में इन्होंने अभी तक क्या किया है? नॉर्थ बिहार में कोसी इस बिहार सौरो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। 15 साल में इन्होंने केंद्रीय गवर्नमेंट के साथ या डायरेक्टली नेपाल से क्यों नहीं बात किया? मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि तेजस्वी जी की सरकार बनने के बाद हम ये कोसी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चाहे हम मदद लेंगे केंद्रीय सरकार का या हम डायरेक्टली बात करेंगे नेपाल सरकार से। अच्छा, अब आ जाइए वाटर मैनेजमेंट पर। मेरा गांव है एनखांव, पटना ज़िला में। अंग्रेज़ों का टाइम का नहर बना हुआ है। पिछले 15 साल से हमारे नहर में एक बूंद पानी नहीं आया है। इसके अलावा जहाँ जो साउथ बिहार के खेत वाटर स्कैरसिटी के चलते फसल कम हो रहा है, वहाँ पर इन्होंने ड्रिप इरिगेशन का व्यवस्था किया कि नहीं? इन्होंने 50% सब्सिडी अनाउंस किया कि नहीं? ड्रिप इरिगेशन कीजिएगा तो हम सब्सिडी देंगे। तो इन्होंने कृषि को तो बर्बाद कर दिया। अब आगे बढ़िए। आप गांव में जाके पूछिए लोगों से कि आपको बिहार के किसी उद्योग में नौकरी मिली? इसका आंसर तो आसान है कि वो नौकरी मिली नहीं। जो भी इंडस्ट्री लगा बिहार में कांग्रेस के टाइम में लगा, चाहे शुगर मिल हो, चाहे बोकारो स्टील हो, चाहे HCL हो, चाहे वो बरौनी हो। उसके बाद पूछिए कि आपने बिहार सरकार ने उन बेरोजगार गांव वालों को कुछ क्रेडिट मुहैया कराया जिससे वो छोटा मोटा व्यवसाय कर सके? बिल्कुल नहीं। अब आगे हम बढ़ते हैं। और उसके बाद ये बताइए कि बिहार के मजदूर जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, वो बाकी प्रदेशों में जा रहे हैं।
उनको स्किल डेवलपमेंट पिछले 15 साल में क्यों नहीं कराया गया? चाहे वो कारपेंटर का हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे ये प्लम्बिंग हो। आज केरला वाले पूरा मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, सऊदी में फैले हुए हैं। आज पूरे यूरोप में स्किल्ड लेबर की बहुत आवश्यकता है। अगर हम अपने अनपढ़ गंवार या 7वां पास या 10वां पास व्यक्तियों को, चाहे वो किसी जाति का हो, उसको अगर हम स्किल डेवलप करके ये सिस्टम बना दें कि वो भी यूरोप जाने के लिए तैयार हो जाए, तो कितना पैसा वो एक IAS ऑफिसर से ज़्यादा पैसा कमाएगा। और ये भी मैं बता दूं कि आज एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ब्रिटेन जर्मनी का वर्क वीज़ा मिलना मुश्किल है, मगर एक स्किल्ड लेबर को यूरोप के किसी कंट्री में 1 मिनट में वीज़ा मिलेगा, क्योंकि वहाँ उसकी कमी है। तो ये सब पर तो दिमाग लगाया नहीं गया। सवालों की झड़ी लगा दी सर आपने सरकार। सवाल नहीं, ये तो झड़ी का बात नहीं है, मगर हमारे जो माननीय प्रिय मुख्यमंत्री है, इनका तो जिंदगी ही बीत गया जातिवाद पर, कि कैसे अति पिछड़ा को और अति पिछड़ा करें, पिछड़ा को और पिछड़ा क्यों नहीं करें। और ये इसी में और किसी तरह उन लोग को बेवकूफ़ बना के वोट लेते रहें। ये आप सवाल उठाएं सर, क्या लग रहा है कि RJD की सरकार आती है, महागठबंधन की आती है, तो इससे सोल्व होगा? RJD की सरकार आएगी तो पहला तो मेरा एडवाइस तेजस्वी जी को होगा कि हम केंद्र पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहे। केंद्र ने अभी तो हमें 1.25 लाख करोड़ मिलना था ना 2015 में, 1.25 रुपया नहीं आया है। तो हम तो केंद्र से यही विनती करेंगे कि हमारे हिस्से में जो भी फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है वो भेज दीजिए टाइम से। बाकी हमको आपका ज़रूरत ही नहीं है। हम अपना इंटरनल रिसोर्सेज को जागृत करेंगे और उसके बेसिस पर नया बिहार बनाएंगे। चलिए, शुक्रिया। RJD का कोई आइडिया नहीं है JDU पर अटैक करने का। हम तो सच्चाई का बात बोलते हैं। हमारे जो माननीय प्रिय मुख्यमंत्री है, इनका तो जिंदगी ही बीत गया जातिवाद पर, इसी में और किसी तरह उन लोग को बेवकूफ़ बना के वोट लेते रहें। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री मेरे चंद सवालों का जवाब दें। तो हम तो केंद्र से यही विनती करेंगे कि हमारे हिस्से में जो भी फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है वो भेज दीजिए टाइम से। बाकी हमको आपका ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि तेजस्वी जी की सरकार बनने के बाद हम ये कोसी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, चाहे हम मदद लेंगे केंद्रीय सरकार का या हम डायरेक्टली बात करेंगे नेपाल सरकार से।